जय हिंद दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं परीक्षा अध्ययन 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। सी-टेट जुलाई 2024 की प्रिपरेशन के लिए हम गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो पेपर 1 के मैथ कंटेंट के क्वेश्चंस हैं। तो इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में हमने आपको इससे पहले भी कई वीडियोज क्लासेस दे चुके हैं, जिनको अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए। उनसे आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है और आपका एग्जाम जरूर इससे निकल जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला से कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया कि यदि आपके पास 3 रुपए के, यदि आपके पास 3 सिक्के 1 रुपए के, 2 सिक्के 2 रुपए के और 1 सिक्का 10 रुपए का है, तो आप मुझे 14 रुपए कितने तरीकों से दे सकते हो। तो मुझे लगता है ये सवाल आप कर भी लेंगे, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे कि आपके पास है 10 का कॉइन्स है, 1 का कॉइन्स है और आपके पास 1-2 का कॉइन्स है। तो अगर 10 रुपए का 1 कॉइन्स देंगे, भाई ये 10 रुपया हो गया और उसका 1 कॉइन्स आपके पास दे दिया, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। यानी टोटल अमाउंट कितना बनेगा? 10 रुपये बनेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास 3 रुपए, 3 सिक्के 1 रुपए के हैं तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा? 3 रुपए बनेगा। और 2 सिक्के 2 रुपए के हैं तो 2 दूनी 4 अमाउंट इससे बनेगा। यानी टोटल जो रुपया बन के तैयार होगा वो 7 रुपया होगा। यानी यहाँ से एक चीज तो क्लियर है कि बिना 10 रुपए के सिक्के के आप 14 रुपए उसे नहीं दे सकते हैं। तो पहला तो 10 रुपए देना पड़ेगा, तो 10 अमाउंट बनेगा। अब उसके 1 सिक्का दिया तो 10 बन गया। अभी 2 रुपए के हमने कितने? 2 सिक्के हैं, तो 2 रुपए के अगर दोनों सिक्के दे देता हूं तो रुपए कितने बनेंगे? 2 दूनी 4 रुपए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारे पास 14 रुपए कंप्लीट हो जाएंगे। यानी पहली कंडीशन तो ये हो गई जिसमें हम 14 रुपए उसको दे सकते हैं। और दूसरी कंडीशन में आइए देखते हैं, 10 रुपए का तो सिक्का देना ही पड़ेगा, वो तो हमने आपको प्रूव करके दिखा ही दिया। तो 10 रुपए का 1 सिक्का देंगे तो टोटल अमाउंट जो बनेगा वो 10 रुपए बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, हम जो है वो 2 रुपए का 1 सिक्का देंगे, 2 रुपए का 1 सिक्का दे देंगे तो टोटल अमाउंट 2 रुपए बनेगा। और फिर क्या करेंगे, 1 रुपए के हम दे देंगे 2 सिक्के, क्योंकि इसके पास है अधिकतम 3 सिक्के, तो 1 रुपए के 2 सिक्के दे देंगे तो अमाउंट बनेगा 2 रुपए। तो इस तरीके से भी जोड़ेंगे तो जो टोटल अमाउंट आएगा वो 14 रुपये आ जाएगा। यानी कि 2 तरीकों से, एक पहली कंडीशन ये हो गई, इस तरीके से दिया जाता है, दूसरी वाली ये हो गई। इन 2 तरीकों से हम जो उसको है 14 रुपए दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो तरीके हो गए वो हो गए 2, इसलिए दूसरा विकल्प जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए उम्मीद करते देखते हैं कि ये कैसे आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है। 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग क्या है? तो आइए इसको करते हैं। तो आप जानते हैं कि भाई 6 पहली क्रमागत हम संख्याएं मान लेते हैं, तो अब पता तो है नहीं कौन सी होगी, तो 6 हमें मानना पड़ेगा। तो एक हमारे पास x हो जाएगी, दूसरी x+1 हो जाएगी, तीसरी x+2 हो जाएगी, चौथी x+3 हो जाएगी, पांचवी x+4 हो जाएगी और छठी हो जाएगी x+5। अभी सबको जोड़ना है क्योंकि योग बोला है, तो सब में प्लस लगा देते हैं, तो इस तरीके से सभी ऐड हो जाएंगी। अभी इनको जब ऐड करते हैं तो जो टोटल अमाउंट होता है, योग होता है, वो बनता है 45 रुपए। अब यहाँ पर 6 जोड़ा तो 6x हो जाएगा और 1 से 5 तक जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। इसको जोड़ लीजिए, 15 हो जाएगा, बराबर हो गया 45। यहां से करेंगे तो 6x की वैल्यू आ जाएगी 30 और 6 से काटेंगे तो 6 पंचे 30, यानी x की जो वैल्यू निकल करके आई वो 5 आई। अभी उसने हमसे पूछा कि पहले 3 क्रमागत संख्याओं में से पहले 3 संख्याओं के वर्गों का योग, तो पहली 3 संख्याएं हो जाएंगी 5 और अगली हो जाएगी 6 और अगली हो जाएगी 7। अभी क्या करें, उनका वर्ग करना, तो इनकी घात 2 हो जाएगी। इनको ऐड करने के लिए कहा तो इनको हम देखिए ऐड कर दे रहे हैं। तो 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 49 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 9 6 15, 9 6 15 और 15 5 20, 2 बचेगा, 4 3 7 2 9 2 11। यानी टोटल जो अमाउंट बना, ये जो योग बना वो बना 110 रुपए। तो इसका पहला विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि गीता 100 मीटर की तार से एक जमीन पर बाड़ लगाना चाहती है, उसे किस आकृति की भूमि पर बाड़ लगाना चाहिए ताकि उसके पास अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि हो। तो ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको पहले से पता हो, वरना आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर परिमाप जो 100 मीटर दिया हुआ है, ये 100 मीटर दिया हुआ है, ये 100 मीटर क्या है, ये 100 मीटर दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है कि परिमाप है, ये तो हो जाएगा परिमाप। अब परिमाप उसने सेम कर दिया, क्योंकि 100 मीटर से ही सब बाड़ बनाने हैं, तो अब कैसी आकृति में वो बाड़ बनाए कि उसका क्षेत्रफल जो हो अधिकतम उसको मिल जाए। तो आपको यहाँ पर सीक्वेंस याद रखने की जरूरत है। मैंने आपको यहाँ पर फिगर दिखा रखा है जिसमें सीक्वेंस आपको याद रखना है कि सबसे पहले इस वृत्त होगा, फिर त्रिभुज होगा, उसके बाद वर्ग होगा और अंत में क्या आ जाएगा, आयत आ जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर पेरीमीटर आपका परिमाप जो है वो क्या है, समान है, पेरीमीटर यानी जो परिमाप है वो अगर समाप है तो वृत्त का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद त्रिभुज का होगा, फिर वर्ग का होगा, उसके बाद जो क्षेत्रफल होगा वो आयत का होगा। इस क्रम में आपको याद करके रखना होगा, क्योंकि अगर याद रखेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे, नहीं याद होगा शायद आप ना ही कर पाए। तो अधिकतम किसमें हो जाएगा, जो वृत्ताकार है उसमें हो जाएगा। इसका चौथा विकल्प जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया कि इनमें से कौन से आयत का परिमाप सबसे अधिक हो सकता है। तो देखिए यहां पर ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, क्योंकि बहुत से लोग देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करेंगे। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पर क्षेत्रफल, अब आप जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई करिए तो आपको मिलता है क्षेत्रफल, ध्यान से देखिएगा। और जो परिमाप होता है वो कैसे मिलता है, परिमाप मिलता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई से मिलता है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और करने का हम तो आपको बढ़िया तरीका बताएंगे जिससे आपको बिना पेन चलाए आपको टिक मिल जाएगा कि करना किसमें टिक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक भुजा दी हुई है, एक, क्योंकि आयत है, आयत का परिमाप सबसे अधिक पूछा है, लेकिन दिया हुआ सब विकल्प में क्षेत्रफल है। जैसे कि पहले विकल्प में दिया हुआ है कि आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर और एक भुजा 1 सेंटीमीटर की। तो अगर एक भुजा 1 सेंटीमीटर की है तो दूसरी भुजा कितनी करनी पड़ेगी ताकि जो क्षेत्रफल हो कितना मिल जाए, वो मिल जाए 60। तो अगर चौड़ाई अगर 1 मानी है तो लंबाई को 60 ही मानना पड़ेगा, क्योंकि 60 एकम 60 तभी 60 आएगा, और किसी कंडीशन में 60 आ नहीं सकता है। तो इस प्रकार से लंबाई और चौड़ाई हमने माना तो 60 और 1 हो जाती है। तो अगर यहाँ से लंबाई चौड़ाई अगर हमने निकाल ली 60 और 1 हो गई, तो पहली कंडीशन में आप देखेंगे कि आपको परिमाप क्या मिलेगा, 2 गुणे प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, जो कि हमने यहाँ पर आपको फार्मूला लिख के दिखा रखा है। तो लंबाई चौड़ाई जोड़ेंगे तो 60 और 61 हो जाएगा, और 61 को जब 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि परिमाप निकालने के लिए 2 से गुणा करना पड़ता है, ये हो जाएगा 122, ये हो जाएगा 122 सेंटीमीटर। ये तो हो गई पहली कंडीशन। अब यहाँ पर आती है दूसरी कंडीशन। तो दूसरा विकल्प है, उसमें कहता है कि आयत जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और एक भुजा 2 सेंटीमीटर की है। तो अगर आप मैं मान लेता हूँ कि एक भुजा 2 है तो हमें क्षेत्रफल तो सब में 60 ही लाना है ना भैया। तो क्या करना पड़ेगा, अब अगर 60 लाना है तो अगर चौड़ाई 2 हो गई तो हमने लंबाई को 30 मान लिया, तो 30 को अगर 2 से गुणा कर देंगे तो 60 आ जाएगा। इस प्रकार से लंबाई चौड़ाई 30 और 2 हो गई। अब दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं तो क्या निकल करके आएगा, तो निकल करके आएगा 30 और 2 32 हो जाएगा, और 32 को फिर हम फिर 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि परिमाप निकालने के लिए लंबाई प्लस चौड़ाई उसको 2 से गुणा करें तो 32 दूना 64 हो जाएगा। तो यहाँ से परिमाप क्या निकल करके आया, 64 आया। इसी प्रकार तीसरी कंडीशन में देखते हैं। तीसरी में भुजा 6 है, तो अगर तीसरी में एक भुजा 6 हो जाएगी तो दूसरी आपको 10 करनी पड़ेगी, तभी तो 10 छक्के 60 होगा क्षेत्रफल। तो अब लंबाई चौड़ाई 10 और 6 हो गई, तो अब जोड़ेंगे तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 10 6 16 हो जाएगा, और 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 दूना ये आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। अब चौथे को निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको बताता ये हूँ कि अगर जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा हो जाए, या तो लंबाई सबसे ज्यादा कर लीजिए या तो चौड़ाई सबसे ज्यादा कर लीजिए, उससे भी ज्यादा किसी भी विकल्प में आपकी चौड़ाई सबसे ज्यादा कम ना हो। तो जैसे पहली कंडीशन में आपकी क्या हुई थी, पहली कंडीशन में जो आपकी लंबाई मैंने मानी कितनी मानी थी, 60 निकाली थी ये वाले कंडीशन में, और चौड़ाई हमने निकाली थी 1 निकाली थी। तो जिस कंडीशन में या तो अधिकतम सबसे ज्यादा लंबाई मिल जाए
या सबसे ज्यादा चौड़ाई मिल जाए, उसी का जो परिमाप होगा वो सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिसमें लंबाई 60 थी उसमें आपका पेरीमीटर जो आया 122 आ गया, दूसरे में आपका 64 आया जब 32 हो गई, तीसरे में 16 हो गया तो 32 आया। इस तरीके से जैसे जैसे लंबाई घटती जा रही वैसे वैसे क्या होगा, परिमाप भी आपका घटता चला जाएगा। तो आपको विकल्प में बस वही देखना है कि किस वाले में लंबाई सबसे अधिक हो जाएगी या एक भुजा सबसे अधिक हो जाएगी, तो वहां पर उसकी का परिमाप जो होगा सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसका पहले विकल्प में ही हमारा क्या है, पेरीमीटर सबसे ज्यादा आ रहा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि अब इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा लंबाई आपको पहले वाले विकल्प में ही मिल रही, तो वही वाले में हमारा परिमाप सबसे ज्यादा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त के व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो परिधि का नई परिधि का पुरानी वृत्त की परिधि से अनुपात कितना होगा। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा। पहले आपको परिधि का जो फार्मूला वो तो मालूम ही है कि वो होता है 2πr। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 2r एक साथ कर लेते हैं, पाई को पीछे कर लेते हैं और 2 गुणे त्रिज्या 2r को अब क्या लिख सकते हैं, 2r को अब डायमीटर यानी डी लिख सकते हैं, यानी डी पाई लिख सकते हैं, या इसको अच्छा लगे पढ़ने में इसलिए क्या लिख सकते हैं, पाई डी लिख सकते हैं। यानी परिमाप को 2πr भी लिखा जाता है परिधि को, और पाई डी भी लिखा जा सकता है। तो अब पहली कंडीशन की बात करते हैं कि नई परिधि, तो नई परिधि को अगर मैं क्या मान लेता हूँ, C1 मान लेता हूँ। पहले परिधि आपकी कितनी रहेगी, पाई डी रहेगी, क्योंकि आपको सूत्र मालूम ही 2πr लिखो या पाई डी लिख लो। तो अब नया में क्या हो जाएगा, व्यास 2 गुना कर दिया गया, तो पहले डी था तो अब व्यास कितना हो गया है, 2d हो गया है। तो यहां पर रखेंगे तो पाई ही रहेगा, लेकिन पहले जो था वो डी था, अभी जो व्यास हो गया वो 2 गुना हो गया यानी 2d हो गया। तो यहां से जो हमने निकाला है 2πd हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और पहले वाला जो परिधि दी हुई थी वो पाई डी थी। अब दोनों में हमें क्या करना है, अनुपात बताना है नई का पुरानी से। तो नई का पुरानी से बताना है तो 2πd का अनुपात किससे निकालेंगे, पुरानी बस निकालेंगे तो पाई डी। तो पाई डी से पाई डी कैंसिल आउट हो जाएगा और जो अनुपात निकल कर क्या आएगा वो 2:1 का आ जाएगा। तो इसका जो विकल्प होगा पहला वाला विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यह भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, n की कोई वैल्यू 1 से लेकर के कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 2 3, क्योंकि प्राकृत संख्या बोली तो आप कोई भी यहाँ पर प्राकृत संख्या पुट कर सकते हैं। और उसको पुट करके इसको सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि कौन सी वैल्यू सबसे छोटी आ रही है। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 पुट कर देता हूं, अगर मैं 2 पुट कर देता हूं तो आइए देखते क्या मिलता है। अगर n की वैल्यू मैं यहाँ से, आप जो चाहे वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, क्योंकि आपको सॉल्व करना है, सॉल्व आपको करना है, तो n की वैल्यू आप वैसे ही पुट करें जो कि आपको पुट करनी है। n की वैल्यू आप 2 भी पुट कर सकते हैं, या मैं बोलूं तो n की वैल्यू आप 84 भी कर सकते हैं। 84 क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जिससे भाग या जो भी करना है 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ पर क्या है 12 है, तो 2 7 12 जो है उसका क्या करेंगे, हम ले लेंगे एलसीएम। तो 2 7 12 का जो एलसीएम लेंगे वो आता है 84। अब 84 लेने पर मतलब ये निकलेगा कि आपको काटने की मतलब दशमलव में आपका आंसर नहीं आएगा, आप एग्जैक्ट डायरेक्ट भाग करेंगे तो आपको एक कंप्लीट एक पूर्ण संख्या मिलेगी। तो अगर n की वैल्यू मैं यहाँ पर 84 रख देता हूँ, चलिए पहले कंडीशन में हम 84 रख देते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौको 8 2 दूनी 4 42 आ गया। दूसरी कंडीशन में यहाँ पर हमें फिर रखना है 84, लेकिन अभी उसको गुणा करना है 0.7 से। तो गुणा करने में आप जानते हैं कि पहले दशमलव को ध्यान में नहीं रखना है, दशमलव को बाद में लगाना है। तो पहले 7 से 84 को गुणा करेंगे तो 4 से 7 चौको 28 के 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 8 56 और 56 2 हो जाएगा 58, यानी आ जाएगा 58.8। इस प्रकार से आ गया। तीसरी कंडीशन में फिर से 84 रखेंगे और इसको अब की बार डिवाइड करना है किससे, 1.2 से। तो दशमलव बाद में ध्यान रखना है, पहले नहीं रखना है। तो 12 से 84 होता है, तो 12 से काट दिया 84 आ गया। तो अब आप देखेंगे कितना आ जाएगा, 12 से 84 आ गया भाग करने पर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 70। आपका कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, क्योंकि भाग किया था
उसके बाद चौथे विकल्प में आप देखेंगे 84 रखेंगे, इसको गुणा करेंगे 1.2 से। अब गुणा करेंगे तो 12 चौको 48, 8 हासिल आए 4 बचे, और 12 को 8 से गुणा करेंगे तो 12 से 96 हो जाता है, और 96 और 4 ये 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100.8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे वाला जो छोटा वैल्यू निकल करके आता है वो पहली वाले में ही मिलता है 42 में, यानी कि n को अगर 2 से भाग करेंगे तभी जो है वो सबसे छोटा मान प्राप्त होगा। तो पहला वाला विकल्प ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी कुछ करना नहीं है, केवल कैलकुलेशन करके आपको आंसर बता देना है। आप जो चाहें वो n की वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि सॉल्व आपको करना है, तरीका हमने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 257 संख्या के द्विआधारी प्रस्तुतिकरण बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कितने अंक होंगे। तो पहले तो हम इसको बाइनरी में चेंज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दिया है 257 का 10, इसको हमें चेंज करना है 2 में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ब्रेकआउट करेंगे, क्योंकि बाइनरी में 2 ही नंबर्स होते हैं, या तो 0 या तो 1। अगर ब्रेक करते हैं द्विआधारी बाइनरी प्रस्तुतिकरण में, तो यहाँ पर पहले इसको फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर करना पड़ेगा तो 2 से इसको तोड़ना पड़ेगा, 2 से कैंसिल आउट करते तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। अब अगर बचा कितना है, 2 8 16, क्योंकि 17 था तो यहाँ पर 1 बच गया। इसी प्रकार फिर 2 से करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 चौको 8, नहीं बचा तो 0 आ जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, कुछ नहीं बचा तो फिर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 से हमें कैंसिल आउट करते रहना, तो 16 32 होगा तो उसका आधा 16 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। फिर कुछ भी शेष नहीं बचा तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से काटते रहेंगे, ये 4 हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, कुछ नहीं बचा तो फिर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 2 से काटेंगे तो एक बार में जाएगा, तो यहाँ पर फिर से 0 आ जाएगा, क्योंकि शेष कुछ बचा ही नहीं। अब बाइनरी में लिखने के लिए करना क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं और इस प्रकार से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, पहले तो नीचे वाला जो 1 था ये लिख लिया, उसके बाद कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद आखिरी में एक ये ऊपर वाला 1। तो इस प्रकार से ये हो गया, तो ये हो गया इसका उल्टा। तो इस प्रकार से 257 का आधार 2 पर बाइनरी प्रस्तुतिकरण किया तो हमें इतने नंबर से प्राप्त हुए। अब कह रहा है कि बाइनरी नंबर में कितने अंक होंगे, तो आप जोड़ सकते हैं, 7 0 हो गए और 1 आगे एक पीछे, तो 7 2 9 अंक इसमें हो गए। तो जो इसका दूसरा विकल्प है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब उम्मीद करता हूँ कि बाइनरी आपको करना आ गया होगा। तो अभी इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको भी आपके इस सेट में कैलकुलेट करके रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेट कहता है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तो इनमें से सबसे अधिक मान किसका होगा। तो आप यहाँ पर क्या करें, n की वैल्यू मैं 5 पुट करता हूँ। क्यों 5 पुट करता हूँ, क्योंकि 1 में डिवाइड करना है 5 से, और 5 से डिवाइड करना है तो संख्या क्या होनी चाहिए, कुछ ऐसी बने जिससे कि 5 से डिवाइड करने में आसानी हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अगर n की वैल्यू 5 रखेंगे तीसरे विकल्प में, तो 5 5 10, और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी दशमलव में नहीं आएगा, कि एग्जैक्ट वैल्यू पूर्णांक हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैंने n यहाँ पर 5 रखा। तो 5 रखेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पहले वाले में 10 मिलेगा सॉल्व करने पर, यहाँ रखेंगे तो 25 मिलेगा, यहाँ रखेंगे तो 5 रखेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ 5 को n से गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, और 25 में से 5 चला जाएगा तो 20 बचेगा। अब कह रहा है सबसे अधिकतम मान किसका होगा, तो सबसे अधिकतम मान दूसरे वाले विकल्प 5n का प्राप्त होता है, यानी 5n ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही आसानी से हो गया। इसमें आपको प्राकृत संख्या को n का कोई मान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 4 वर्ग इकाई के कागज के एक कोने से 1 वर्ग इकाई का टुकड़ा काटकर अलग किया जाता है। दिए गए संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। अब पहला स्टेटमेंट कहता है कि पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है वो कह रहा है कि बचे हुए कागज का परिमाप वास्तविक कागज के परिमाप से अधिक है। तो आप जानते कि मैंने आपको फिगर लगा के रखा है, एक कंप्लीट फिगर दिया हुआ और एक कोने से कटा हुआ है। तो आप देखेंगे कि एक कोने को काट दिया, इस वाले कोने को काट दिया है, लेकिन काटने के बाद क्या उसके किनारे गायब तो हो नहीं जाएंगे। भाई काट दिया तो एक नीचे की ओर बन जाएगा और एक इस साइड से इधर की ओर बन जाएगा, तो कोने आपके अभी भी वैसे ही होंगे।
पहले आपके 4 कोने थे, तो अभी आपके कितने हो जाएंगे? आपके यहाँ पर 5 कोने दिखाई देने लगेंगे, लेकिन जो परिमाप होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप चारों कोनों से कर देंगे तो अभी जो होगा वो क्या होगा? परिमाप आपका परिवर्तित नहीं होगा, तो परिमाप बदलता नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे में कह रहा है कि बच्चे अधिक हो जाएगा, तो अधिक तो हो नहीं सकता, पहला विकल्प गलत हो जाएगा। बचे हुए कागज का क्षेत्रफल वास्तविक कागज के क्षेत्रफल से वास्तविक कागज के क्षेत्रफल से अधिक होगा। अधिक कहां से जाएगा? क्षेत्रफल तो कम हो जाएगा, क्योंकि आपने कोने को काट दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। परिमाप में कोई बदलाव नहीं होगा, तो यही विकल्प जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने कोने से काट भी दिया तो परिमाप क्या होगा? वो सेम ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चौथा विकल्प कहता है क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं होगा। क्षेत्रफल तो चेंज ही हो जाएगा, लेकिन जो परिमाप होगा वो नहीं बदलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, करने में अच्छा भी लगेगा। कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका में एक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वाहन दिए गए हैं। एक तरफ वाहन का प्रकार दिया और दूसरी तरफ विद्यार्थियों की संख्या जो दी वो फ्रैक्शन में भिन्न में दी हुई है। तो भिन्न में जो दी हुई, इससे हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहला तो है साइकिल। अब साइकिल से विद्यार्थियों का भाग 1/5 है जो स्कूल जाता है, तो हमें टोटल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू सबके आधार में हर दिया हुआ है, उसका हमें एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेंगे तो हमें टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो पता चल जाएगा कि कितने होंगे। एज्यूम कर सकते, मान सकते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम देखेंगे कितना है, नीचे 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है और इसमें 5 है, यानी हमें 4, 3, 5 का लेना है। हमें एलसीएम लेना है 5 का, 4 का और 3 का। तो 5, 4, 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना मिलेगा? एलसीएम मिलेगा 60। अब एलसीएम अगर हमें 60 मिला है तो इसी 60 से हम गुणा कर देंगे। 1/5 में 60 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 5 एकम 12 पंचे 60 हो जाएगा। दूसरे में निजी वाहन जो है वो 1/4 है, इसमें 60 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 15 चौको 60, तो 15 आ जाएगा। इसके बाद जो स्कूल बस हैं उसमें 1/3 भाग जाते हैं स्कूल बस का इस्तेमाल करते हुए, तो इसमें 60 से गुणा करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। और अंत में बचा विद्यार्थी जो पैदल जाते हैं, तो पैदल जाने वाले जो है 1/5 है, इसको 60 से गुणा करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 12 पंचे 60, यानी 12 आ जाएगा। तो अभी क्या करना है? इन सबको जोड़ना होगा। भाई एलसीएम लिया तो 60 आया, जो कि टोटल हो गया। हमने जो एज्यूम करके माना कि एलसीएम लेने से हमारा वो टोटल हो गया, लेकिन 60 से जब गुणा किया तो जो साइकिल से, निजी वाहन से, स्कूल बस से और पैदल सभी गए, उनका टोटल निकल करके आएगा। तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे 12, 15, 27 और 47, ये हो जाएगा 59। सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 59 आ जाएगा। लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 हैं और उसमें से 59 तो यहाँ जा चुके, तो शेष कितना बचा? शेष 60 में से 59 को घटा दिया तो 1 बचा, यानी कि 1 भाग जो है वो अभी भी बचा हुआ है। ये तो हमारे अकॉर्डिंग आया, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि यदि बचे हुए 13 विद्यार्थी किसी अन्य वाहन का प्रयोग करते हैं तो कितने बच्चे स्कूल आने के लिए स्कूल बस का प्रयोग करते हैं। तो टोटल नंबर हमने जो माना वो हमने 1 मान लिया कि 1 बचा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो 1 बचा हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बचा हुआ 13। तो 1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 13 के बराबर हो जाएगी। 1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 13 के बराबर हो जाएगी। तो यहां से अगर हम निकालना चाहें, क्योंकि टोटल हमने कितना निकाला है? 60 निकाला है, तो 1 की वैल्यू 13, तो टोटल निकालेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 60 से 13 को गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 78, यानी आ गया 780। अभी वो क्या कह रहा है कि स्कूल बस से जाने वाले कितना प्रयोग करते हैं? भाई स्कूल बस जाने के लिए कितने लोग प्रयोग करते हैं? तो स्कूल बस जो है ये तो 780 हो गया टोटल। स्कूल बस से जाने के लिए 1/3 भाग प्रयोग होता है, तो 1/3 भाग इसका निकाल लेंगे। तो ये निकालेंगे तो काटने पर कितना आएगा? 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 6 18 और ये 0, यानी टोटल कितना निकल करके आया? 260 निकल करके आया। तो इसका जो तीसरा वाला विकल्प होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बढ़िया और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए।
तो अब बारी आपकी है। ये जो क्लास अच्छी लगी हो, इसमें हमने क्वेश्चन जो इंक्लूड करे वो अच्छे हो, तो अब इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने जो भी क्वेश्चंस दिए थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और आपके थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव थे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका जो दिन हो, जो समय हो, शुभ हो।